दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह श्रृंखला में आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सामान्य विज्ञान के अंतर्गत रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों इस वीडियो में हम रसायन विज्ञान से संबंधित विविध प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आज का जो प्रैक्टिस सेट है रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का, इसका पहला प्रश्न है कि अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर ही क्यों उबलने लगता है। कारण क्या है? तो उत्तर है दोस्तों, क्योंकि वायुमंडलीय दबाव ऊंचाई पर कम हो जाता है, इसलिए जल का क्वथनांक नीचे आ जाता है और पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर ही उबलने लगता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों जब हम अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है यानी वायुमंडलीय दाब ये कम हो जाता है, इसलिए जल के उबलने के लिए कम ऊर्जा यानी कम तापमान की आवश्यकता होती है। इस प्रकार जल का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाने से वह जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर ही उबलने लगता है। और इसके विपरीत यदि अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर खाना पकने में इसीलिए अधिक समय लगता है, क्योंकि खाने को एक निश्चित ताप पर तथा एक निश्चित समय तक गर्म करना पड़ता है, इसलिए खाना पकाने के लिए उसे अधिक देर तक गर्म करना पड़ता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किन गैसों का मिश्रण खदानों में होने वाले विस्फोटों का प्रमुख कारण है? तो इसका उत्तर है मीथेन और वायु। दोस्तों खदानों में सामान्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ये गैसें पाई जाती हैं। इनमें मीथेन गैस सबसे महत्वपूर्ण है। जब मीथेन गैस एक निश्चित मात्रा में 5 से 15% मीथेन गैस वायु के साथ मिश्रित हो जाती है तो ये तीव्र विस्फोट करती है, जिससे जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अत्यधिक ऊष्मा मुक्त होती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, मीथेन और वायु का मिश्रण खदानों में होने वाले विस्फोटों का प्रमुख कारण है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, डीडीटी रोगाणुनाशक, आरडीएक्स विस्फोटक, टीएनटी कीटनाशक, एलएसडी विषाणुनाशक। तो दोस्तों इसमें देखिए कौन सा कथन सत्य है? तो आरडीएक्स आप जानते हैं ये विस्फोटक है, केवल ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आरडीएक्स जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव होता है और ये एक गंधहीन, स्वादहीन, श्वेत रवेदार ठोस पदार्थ है जिसको विस्फोटक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी केवल आपका सही सुमेलित है। और देखा जाए तो दोस्तों आरडीएक्स की खोज 1998 में जॉर्ज फ्रेडरिक हेनिंग ने की थी, परंतु इसका प्रयोग सबसे पहले द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। इसका रासायनिक नाम साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्राइमाइन है और इसे अन्य नाम साइक्लोनाइट, हेक्सोजन और T4 के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों आरडीएक्स जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण विस्फोटक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक यानी एक्सप्लोसिव नहीं है? देखिए, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, ट्राइनाइट्रोटॉलुइन, क्लोरोफार्म या साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्रामाइन यानी आरडीएक्स। तो इसमें से दोस्तों विस्फोटक जो नहीं है वो है क्लोरोफार्म। और क्लोरोफार्म का प्रयोग दोस्तों शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशनल जो प्रोसेस है उसमें रोगी को बेहोश करने के लिए निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विस्फोटकों में से किसमें नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संघटक के रूप में नहीं पाया जाता? देखिए, ऑप्शन है कार्डाइट, ब्लास्टिंग जिलेटिन, डायनामाइट या एमाटोल में। तो सही उत्तर एमाटोल में। दोस्तों नाइट्रोग्लिसरीन एक भारी रंगहीन तैलीय विस्फोटक तरल पदार्थ है। सामान्यतः यह श्वेत धूम्र युक्त नाइट्रिक अम्ल होता है। और कार्डाइट, ब्लास्टिंग जिलेटिन और डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संघटक है। और एमाटोल एक अत्यधिक विस्फोटक तत्व है जो ट्राइनाइट्रोटॉलुइन और अमोनियम नाइट्रेट के मिश्रण से निर्मित होता है। और एमाटोल में दोस्तों नाइट्रोग्लिसरीन नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा है, छोटी कक्षाओं से ही हम पढ़ते चले आ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल को पकाने में सहायता करता है? तो आप जानते हैं इथेफान। दोस्तों इथेफान जो है ये एक पादप विकास नियामक जो है
होता है, पादप विकास नियामक है और इसका प्रयोग गेहूं, चावल, कॉफ़ी, तंबाकू और कपास पर किया जाता है ताकि पौधे और उनके फल तेज़ी से परिपक्व हो सकें। और मैलाथियान तो आप जानते हैं ये एक कीटनाशक है, लेकिन इथेफान जो रसायन होता है दोस्तों, ये फलों को पकाने में सहायता करता है। अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध में किसका प्रयोग रासायनिक आयुध के रूप में किया गया था? तो उत्तर है दोस्तों मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस एक जहरीली गैस है। इसका प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध में 1914 से 1919 में रासायनिक आयुध के रूप में किया गया था और इसका रासायनिक नाम डाइक्लोरोएथिल सल्फाइड है। अगला प्रश्न है किसके निर्माण में फिनाल का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए पीवीसी, नायलॉन, पॉलीएस्टीरीन या बेकेलाइट। तो सही उत्तर है दोस्तों फिनाल का प्रयोग बेकेलाइट के निर्माण में किया जाता है। और बेंजीन केंद्रक का एक या एक से अधिक हाइड्रोजन जब हाइड्रॉक्सिल समूह से विस्थापित होता है तो उससे जो उत्पाद प्राप्त होता है उसे फिनाल कहते हैं। यह एक कार्बोलिक अम्ल है और वर्ष 1907 में लियो बेकलैंड ने फिनाल और फार्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया के फलस्वरूप बेकेलाइट के निर्माण किया था। तो याद रखिएगा फिनाल का प्रयोग बेकेलाइट के निर्माण में किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों छपाई यानी प्रिंटिंग में प्रयोग की जाने वाली स्याही किसके अपघटन से प्राप्त होती है? तो उत्तर है मीथेन के अपघटन से। दोस्तों मीथेन एक रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन गैस है और इसके अतिरिक्त ये कार्बनिक पदार्थों के विघटन से भी उत्पन्न होती है और कोयले से निकलने वाली गैसों में भी विद्यमान रहती है। मीथेन गैस काले रंग के मोटर टायर, छापे खाने की स्याही, पेंट तथा कार्बन की छड़ें बनाने में प्रयुक्त होती है। धान के खेत, कोयले की खदानों और घरेलू पशु आदि वातावरण में मीथेन उत्सर्जन के कृत्रिम स्रोत हैं, जबकि आर्द्रभूमि और समुद्र मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बाइड, पोटेशियम क्लोराइड या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड यानी CaC2 का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों फलों को पकाने में कैल्शियम कार्बाइड नमी से अभिक्रिया करके एसिटिलीन गैस का निर्माण करता है और ये गैस फलों को पकाने में महत्वपूर्ण होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों एथिल एल्कोहल में कौन सा पदार्थ मिलाकर इसे पीने के अयोग्य बनाया जाता है? यानी एथिल एल्कोहल में कौन सा पदार्थ मिला दिया जाए कि ये पीने योग्य नहीं रह जाता है? ऑप्शन है पोटेशियम साइनाइड, मेथेनॉल एवं पिरीडीन, नेफ्थलीन या एसिटिक अम्ल एवं पिरीडीन। तो सही उत्तर है मेथेनॉल एवं पिरीडीन। दोस्तों एथिल एल्कोहल में मेथेनॉल और पिरीडीन मिला देने से ये जहर बन जाता है और इसको पीने से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको वुड स्पिरिट भी कहा जाता है? आपको बताना है। तो उत्तर है मेथिल एल्कोहल को। दोस्तों मेथिल एल्कोहल को कास्ट स्पिरिट भी कहा जाता है और आप जानते हैं कि मेथेनॉल एक हल्का, रंगहीन, ज्वलनशील पदार्थ है जो सामान्य ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है। इसमें किसी भी अन्य तरल ईंधन की अपेक्षा अधिक हाइड्रोजन और कम कार्बन पाया जाता है। मेथेनॉल को वुड स्पिरिट या वुड एल्कोहल भी कहा जाता है क्योंकि इसे लकड़ी के आसवन की प्रक्रिया में बाई प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? यानी शक्कर या चीनी के किण्वन से क्या बनता है? तो आप जानते हैं इथाइल एल्कोहल अथवा एथिल एल्कोहल। दोस्तों शक्कर या शर्करा जिसका फार्मूला C12H22O11 है, इसके किण्वन यानी फर्मेंटेशन से एथिल एल्कोहल बनता है। यह एक प्रमुख औद्योगिक रसायन है जो विलायक यानी सॉल्वेंट के रूप में अन्य कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण में और गैसोहाल यानी पेट्रोल और एथिल एल्कोहल के मिश्रण के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा शक्कर के किण्वन से इथाइल एल्कोहल का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों शीरा के किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल होता है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जानते भी होंगे कि शीरा दोस्तों ये एल्कोहल निर्माण में एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। शीरा दोस्तों शहद के समान एक गाढ़ा तरल पदार्थ है जो चीनी के निर्माण के दौरान उप उत्पाद के रूप में मिलता है। शीरा में सुक्रोज के रूप में 50 से 55% शर्करा पाई जाती है
इसलिए यह एल्कोहल यानी एथिल एल्कोहल के निर्माण में एक उत्तम कच्चा माल माना जाता है। 1 टन एथिल एल्कोहल के उत्पादन के लिए लगभग 5.6 टन शीरा की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन है नायलॉन, टेफ्लॉन, कैप्रोलैक्टम या पॉलीस्टीरीन। तो सही उत्तर है कैप्रोलैक्टम। दोस्तों, कैप्रोलैक्टम एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रयोग नायलॉन 6 और रेजिन आदि संश्लेषित रेशों के निर्माण में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, गन पाउडर किसका मिश्रण है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है गन पाउडर दोस्तों नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल का मिश्रण है। गन पाउडर को ब्लैक पाउडर भी कहा जाता है। ये सर्वाधिक प्राचीन रासायनिक विस्फोटक है और ये पाउडर सल्फर, चारकोल और पोटेशियम नाइट्रेट यानी शोरा, जिसको साल्ट पीटर कहा जाता है, इसका मिश्रण होता है, जिसमें सल्फर और चारकोल ईंधन के रूप में और पोटेशियम नाइट्रेट ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। गन पाउडर का प्रयोग बंदूकों और तोपों तथा खदानों में विस्फोट के लिए और पटाखा उद्योग में किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मिश्रण TNT यानी ट्राई नाइट्रोटॉलुइन के विस्फोट का प्रमुख कारण है। तो सही उत्तर है अमोनियम नाइट्रेट। दोस्तों, अमोनियम नाइट्रेट जो होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ट्राई नाइट्रोटॉलुइन में। टॉलुइन को सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ लंबे समय तक गर्म करने पर TNT का निर्माण होता है और मिलिट्री और औद्योगिक उद्देश्यों के साथ TNT का प्रयोग खाद्यान्नों में विस्फोट के लिए भी किया जाता है और ये अन्य विस्फोटकों जैसे नाइट्रोग्लिसरीन से अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमोनल। अमोनल किसका मिश्रण है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है अमोनल। दोस्तों, ये एल्यूमिनियम पाउडर और अमोनियम नाइट्रेट का मिश्रण है और ये एक विस्फोटक यानी एक्सप्लोसिव पदार्थ है जो एल्यूमिनियम पाउडर और अमोनियम नाइट्रेट का मिश्रण है। इसमें एल्यूमिनियम पाउडर ईंधन के रूप में और अमोनियम नाइट्रेट ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। पहले अमोनल का प्रयोग सेना द्वारा लैंड माइन या भूमिगत सुरंगों को बिछाने में किया जाता था, लेकिन वर्तमान में ये औद्योगिक विस्फोटक के रूप में खदानों में विस्फोट के लिए और चट्टानों के उत्खनन यानी क्वेरिंग में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सीमेंट के रासायनिक घटक क्या हैं। तो सही उत्तर है दोस्तों सीमेंट जो है ये चूना पत्थर, चिकनी मिट्टी और जिप्सम से मिलकर बना होता है। ये सीमेंट जो है एक जोड़ने वाला पदार्थ है जो भवन निर्माण में प्रयुक्त होने वाले पदार्थों जैसे ईंट पत्थर को जोड़ने में प्रयोग किया जाता है। सीमेंट बारीक पिसे हुए चूर्ण के रूप में होती है जो जल के साथ मिलाने पर अत्यंत कठोर हो जाती है। विश्व भर में सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली सीमेंट पोर्टलैंड सीमेंट है जिसके निर्माण में चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट, चिकनी मिट्टी, सिलिका, जिप्सम, एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि पानी की उपस्थिति में सीमेंट के जमने की अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है। तो सही उत्तर है पानी की उपस्थिति में सीमेंट के जमने की अभिक्रिया एक जल योजित अभिक्रिया कहलाती है। जल योजन अभिक्रिया यानी हाइड्रेशन रिएक्शन का मतलब ये होता है कि सीमेंट में जल मिलाने पर कुछ समय बाद सीमेंट में उपस्थित लगभग सभी यौगिक जल के अणुओं के साथ रासायनिक बंधों के द्वारा हाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं और ये प्रक्रिया जल योजन कहलाती है। इस प्रक्रिया के दौरान सीमेंट के सूक्ष्म कणों से बड़े रवादार कणों का निर्माण होता है जो आपस में जुड़कर सीमेंट को कठोरता प्रदान करते हैं और सीमेंट जम जाता है यानी सेट हो जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंक्रीट किसका मिश्रण है, आपको बताना है। तो देखिए कंक्रीट जो है ये किसका मिश्रण है, तो सही उत्तर है कंक्रीट दोस्तों सीमेंट, रेत, बजरी और पानी का मिश्रण होता है जो अत्यंत ही कठोर संरचना में जमता है जिसका प्रयोग फर्श, सड़क और छतों के निर्माण में किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में किसको मिलाने पर कांच का रंग हरा हो जाता है। तो कौन सा रसायन है दोस्तों, देखिए क्रोमियम ऑक्साइड। क्रोमियम ऑक्साइड जो रसायन है इसको मिलाने से कांच का रंग हरा हो जाता है। कांच को विभिन्न रंग प्रदान करने वाले रसायन तो क्रोमियम ऑक्साइड से कांच का हरा रंग, मैग्नीज डाइऑक्साइड से कांच को लाल रंग, आयरन ऑक्साइड से कांच को भूरा रंग और कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है।
तो याद रखिएगा, कांच का हरा रंग क्रोमियम ऑक्साइड के कारण होता है। अगला प्रश्न है, रासायनिक उपकरण जैसे बीकर, फनल आदि बनाने के लिए किस प्रकार का कांच प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है दोस्तों, रासायनिक उपकरणों जैसे बीकर, फनल आदि बनाने के लिए कठोर कांच का प्रयोग किया जाता है। और पोटास लाइम कांच को कठोर कांच कहा जाता है। ये सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट और पोटेशियम कार्बोनेट के मिश्रण से बनाया जाता है और ये कांच अम्लों, क्षारों और अन्य विलायकों के प्रति सामान्य कांच की अपेक्षा अधिक प्रतिरोधी होता है। इसलिए इसका प्रयोग रासायनिक उपकरणों जैसे बीकर, फ्लास्क, दहन नली के निर्माण में किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ईंधन निम्नतम पर्यावरण प्रदूषक है? हाइड्रोजन, कोयला, डीजल या मिट्टी का तेल? तो उत्तर है हाइड्रोजन। दोस्तों, यदि हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाए तो इससे केवल जलवाष्प का उत्सर्जन होता है, इसलिए ये अन्य ईंधनों की अपेक्षा पर्यावरण को सबसे कम प्रदूषित करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, माइका कौन सा गुण प्रदर्शित करता है? तो माइका यानी अभ्रक दोस्तों, ये ऊष्मा का चालक और विद्युत का कुचालक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऊष्मा का चालक और विद्युत का कुचालक ये एक बहुउपयोगी गैर धात्विक खनिज है जो आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में पाया जाता है। अभ्रक एक जटिल सिलिकेट यौगिक जिसमें पोटेशियम, सोडियम और लिथियम जैसे क्षारीय पदार्थ होते हैं। ये ऊष्मा का सुचालक और विद्युत का कुचालक होता है। अभ्रक का उपयोग टेलीफोन, डायनेमो, कंडेंसर, लैंप की चिमनी, दर्पण, हीटर, पेंट आदि के निर्माण में किया जाता है और भारत अभ्रक उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारी जल यानी हैवी वाटर एक प्रकार का क्या है? तो सही उत्तर है, भारी जल एक प्रकार का मॉडरेटर यानी मंदक है। दोस्तों, भारी जल का रासायनिक नाम D2O यानी ड्यूटीरियम ऑक्साइड है। ये हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटीरियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ड्यूटीरियम ऑक्साइड बनाता है और ड्यूटीरियम की खोज 1931 में अमेरिकी वैज्ञानिक उरे द्वारा की गई थी और जिसके लिए उन्हें 1934 में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग की जाती है? तो आप जानते हैं, क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस दोस्तों, ये डिसइंफेक्टेंट के रूप में यानी निस्संक्रमक के रूप में क्लोरीन गैस मिलाई जाती है। क्लोरीन पानी में जो सूक्ष्म जीव होते हैं, कीटाणु होते हैं, विषाणु होते हैं, उनको नष्ट कर देती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, फिटकिरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो फिटकिरी यानी पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट एक क्रिस्टली पदार्थ है और जब फिटकिरी को गंदे जल में मिलाया जाता है तो स्कंदन की प्रक्रिया होती है, जिसके कारण जो मटमैले पदार्थ, गंदे पदार्थ होते हैं, ये नीचे जम जाते हैं। ये अशुद्धियाँ अवसाद के रूप में बर्तन की तलहटी में जमा हो जाती हैं और ऊपर का जल लगभग स्वच्छ हो जाता है। तो याद रखिएगा, स्कंदन प्रक्रिया द्वारा फिटकिरी गंदले पानी को स्वच्छ करती है। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है? आपको बताना है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम या कार्बन डाइऑक्साइड? तो सही उत्तर है दोस्तों हीलियम। ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें हीलियम नोबेल या उत्कृष्ट गैस है और आवर्त सारणी में समूह 18 में रखे गए 7 रासायनिक तत्वों को नोबेल गैस कहा जाता है। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जिनान और रेडान। ये दोस्तों नोबेल गैसें जो होती हैं रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और अज्वलनशील होती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए उपयोग की जाने वाली गैसें कौन सी हैं? तो ये है ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण। दोस्तों, गोताखोर यानी डाइवर्स के द्वारा समुद्र के अंदर सांस लेने के लिए विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण प्रयोग किया जाता है और आप जानते हैं ऑक्सीजन और हीलियम के मिश्रण का दबाव सामान्य वायु के दबाव से कम होता है। इसलिए तकनीकी गोताखोरों के द्वारा लंबी दूरी और अधिक गहरे समुद्र में गोताखोरी के दौरान इसका प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण को एनरिच्ड एयर भी कहा जाता है क्योंकि इसमें शुद्ध नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है।
अगला प्रश्न है कौन सी हास्य गैस यानी लाफिंग गैस के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड को दोस्तों सामान्यतः हास्य गैस अथवा नाइट्रस कहा जाता है। ये एक रंगहीन, अज्वलनशील, मधुर गंध और स्वाद वाली गैस है। इसको सूंघने पर अत्यंत सुखद अनुभव होता है और हंसी आती है। नाइट्रस ऑक्साइड का सर्व प्रमुख प्रयोग दंत चिकित्सा और शल्य चिकित्सा के दौरान निषेचक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है? तो सही उत्तर है दोस्तों जो स्ट्रेंजर गैस जीनान को कहा जाता है। हवा से भारी जीनान गैस को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। जीनान एक रंगहीन स्वादहीन अक्री गैस है। इसे 1898 में विलियम रामसे जो कि स्कॉटलैंड के थे और मारिस्ट ट्रेवर्स जो इंग्लैंड के थे उनके द्वारा खोजा गया था। विलियम रामसे ने 4 नोबेल गैसों की खोज की थी, हीलियम, क्रिप्टॉन, रेडान और जीनान। दोस्तों जीनान का प्रयोग जीनान फ्लैश लैंप या प्रकाश उत्सर्जक यंत्र में, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले फ्लैश में और लेजर में और निषेचक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है वायुयानों के टायरों में भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है दोस्तों वायुयानों के टायरों में भरने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। और आप जानते हैं कि उड़ान भरते समय और उतरते समय वायुयान के टायरों का दबाव और तापमान बहुत उच्च होता है, जिससे टायरों में विस्फोट होने की संभावना प्रबल होती है। नाइट्रोजन एक कम क्रियाशील गैस है जो ज्वलनशील होती है और टायर में प्रयुक्त होने वाली रबर के अनुकूल होती है, इसलिए वायुयान के टायरों में नाइट्रोजन का प्रयोग अधिक सुरक्षित है। अगला प्रश्न है दोस्तों अश्रु गैस में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी होती है? तो सही उत्तर है अश्रु गैस के रूप में दोस्तों देखिए अमोनिया और क्लोरीन दोनों गैसें प्रयोग की जाती हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है, ए और बी दोनों। दोस्तों देखिए अश्रु गैस या टीयर गैस जिसे कहते हैं ये सामान्यतः अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन, अल्फा क्लोरो एसिटोफिनान और एक्रोलिन आदि प्रमुख अश्रु गैसें हैं। अश्रु गैस का प्रयोग कभी कभी अनियंत्रित भीड़ को तितर बितर करने के लिए किया जाता है और ये मानव नेत्र के संपर्क में आने से आँखों में जलन उत्पन्न करती है। अगला प्रश्न है हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है? देखिए दोस्तों हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन? तो सही उत्तर है फ्लोरीन। देखिए दोस्तों हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील फ्लोरीन गैस है और इसमें देखिए हैलोजन में 6 तत्व शामिल हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन और कृत्रिम रूप से निर्मित तत्व टेनेसीन। सामान्य ताप पर फ्लोरीन और क्लोरीन गैसीय अवस्था में, आयोडीन और एस्टेटिन ठोस अवस्था में और ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर भरा जाने वाला गैसीय मिश्रण क्या होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर नियान और पारे की वाष्प भरी जाती है। तो ट्यूबलाइट कांच की एक लंबी ट्यूब होती है जिसका प्रयोग प्रकाश उत्सर्जन के लिए किया जाता है। ट्यूब के अंदर आर्गन, जीनान, नियान अथवा क्रिप्टॉन आदि अक्रिय गैस को पारे की वाष्प के साथ भर दिया जाता है और ट्यूब की भीतरी सतह पर फास्फर पाउडर का लेप चढ़ाया जाता है, क्योंकि यह पराबैंगनी प्रकाश को दृश्य प्रकाश में परिवर्तित कर देता है, जिससे ट्यूबलाइट आंखों के लिए सुरक्षित और अधिक मात्रा में प्रकाश प्रदान करती है। अब आइए देखते हैं दोस्तों सामान्य मानव शरीर में तत्वों की औसत मात्रा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सामान्य मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा ऑक्सीजन की, उसके बाद दूसरे नंबर पर कार्बन, फिर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का होता है। देखिए ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18.5%, मानव शरीर में दोस्तों हाइड्रोजन 9.5%, नाइट्रोजन 3.2%, कैल्शियम 1.5%, फास्फोरस 1%, पोटेशियम की मात्रा 0.04%, सल्फर 0.03%, इसके अलावा सोडियम 0.02% और क्लोरीन 0.02%, मैग्नीशियम 1% और लोहा 0.004% और अन्य तत्व 0.046% पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में प्रतिशत मात्रा ऑक्सीजन की, उसके बाद कार्बन, फिर हाइड्रोजन की पाई जाती है।
आइए देखते हैं दोस्तों व्यापारिक पदार्थों के रासायनिक नाम और सूत्र। धोने वाले सोडे का जो रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट है, Na2CO3। कास्टिक सोडा दोस्तों ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH। सुहागा जो है ये बोरेक्स का व्यापारिक नाम है, Na2B4O7 इंटू 10H2O। ये बोरेक्स यानी सुहागा का जो है सूत्र है। साधारण नमक को आप जानते हैं सोडियम क्लोराइड या NaCl। बेकिंग सोडा ये सोडियम बाइकार्बोनेट है जिसका सूत्र है NaHCO3। लाल सिंदूर दोस्तों लेड परऑक्साइड होता है और Pb3O4 ये सिंदूर का सूत्र है। फिटकिरी देखिए तो पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट K2SO4 Al2SO4 इनका थ्राइस इंटू 24H2O ये फिटकिरी का सूत्र है। लाल दवा पोटेशियम पर मैग्नेट होती है KMnO4। कास्टिक पोटास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है KOH। शोरा ये पोटेशियम नाइट्रेट है KNO3। विरंजक चूर्ण दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2 यानी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। चूने का पानी ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH का ट्वाइस। जिप्सम ये देखा जाए रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट CaSO4 इंटू 2H2O है। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है यानी CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP का रासायनिक नाम है। चाक दोस्तों ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3। चूने का पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3। संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3। और इसके अलावा नौसादर अमोनियम क्लोराइड होता है NH4Cl। अम्लराज जिसको कि दोस्तों अम्लराज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको एक्वारेजिया कहा जाता है। ये सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 1:3 का अनुपात होता है। HNO3 + 3HCl ये अम्लराज होता है। जल गैस क्या है तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण जल गैस है CO + H2। इसके अलावा शुष्क बर्फ यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इसका फार्मूला है। हरा कशिश फेरस सल्फेट होता है FeSO4 इंटू 7H2O। क्लोरोफार्म रासायनिक रूप से टाइक्लोरोमेथेन है CHCl3। और MIC यानी मिक ये मिथाइल आइसोसाइनेट है CH3NCO। और आप जानते हैं भोपाल गैस दुर्घटना 1984 में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिसाव हुआ था। इसके अलावा सफ़ेद कशिश दोस्तों ये जिंक सल्फेट होता है ZnSO4 इंटू 7H2O। क्विक सिल्वर ये मरकरी है ये Hg यानी पारा जो है क्विक सिल्वर इसको कहते हैं। प्रोड्यूसर गैस दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण है CO + N2। मार्स गैस ये मीथेन यानी CH4 है। सिरका एसिटिक अम्ल का तनुविलयन है CH3COOH। और कार्बोलिक अम्ल ये फिनाल है C6H5OH। वुड स्पिरिट दोस्तों ये मिथाइल एल्कोहल है CH3OH। भारी जल का फार्मूला है D2O यानी ड्यूटीरियम ऑक्साइड। और यूरिया ये यूरिया कार्बामाइड है NH3CONH2 ये यूरिया का फार्मूला है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह श्रृंखला में NCERT आधारित रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट। दोस्तों इसके बाद आगे हम जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि जीव विज्ञान सामान्य विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण खंड है, तो उसके लिए आप अच्छे से तैयार रहिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।